बीजेपी राम का नाम तो लेती है लेकिन नीति रावण की रखती है। कृष्ण का उपदेश देती है लेकिन चालें शकुनी की चलती है। गॉडसे का महिमा मंडन करती है, गांधी के सिद्धांतों को आत्मसात नहीं करती। सरदार पटेल की मूर्ति तो बनाती है लेकिन उसके एकता के सिद्धांत को नहीं अपनाती। ये देश नफरत का राजपथ बन चुका है। 3 दिन पहले मैं भगवान श्री राम के एक मंदिर के अंदर गया। वह मंदिर का नवनिर्माण हुआ था, उन लोगों ने मुझे बुलाया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के लोग उस मंदिर के अंदर जाते हैं और गंगा जल छिड़ककर उसको पवित्र करने की बात करते हैं। ये गुजरात की धरती बड़ी कमाल की धरती है। इसने सत्य के प्रयोग करने वाले बापू भी दिए और झूठ के प्रयोग करने वाले मोदी भी दिए। तुम कब तक मौन रहोगे? तुम कब तक भविष्य को अनदेखा करोगे? तुम्हें कब तक राजनीतिक हवस रोनती रहेगी? तुम कब तक देश को यूं ही नफरत की राजनीति में झुलसने दोगे? तुम कब तक झूठ कपट के हवाले होने दोगे देश को? ये कुछ कठोर प्रश्न है हमारे सामने जिसे आज हमें ईमानदारी से जवाब देना होगा। आज यहां इकट्ठा होना एक राजनीतिक औपचारिकता और कर्तव्य नहीं है। एक ये प्रश्न है जो हमसे जागरूक नागरिक के दिल में एक आग और विद्रोह की तरह धड़क रहा है कि हम कहां खड़े और किस दिशा में जाएंगे। समय का चक्र हमसे पूछ रहा है, क्या तुम तैयार हो? यही सवाल आजादी के समय स्वतंत्रता सेनानियों के सामने खड़ा था। यही सवाल 1971 की जंग में सैनिकों के सामने खड़ा था और आज 2025 में यही सवाल हमारे सामने पुनः खड़ा है। राष्ट्र की चेतना एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है जहां पर संघर्ष धर्म है, संकल्प हमारा कर्तव्य है और मैं आपको कहना चाहती हूं मौन अपराध है। हमें तय करना है कि हम इतिहास के दर्शक बनेंगे या उसके निर्माता। भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दीप बुझने लगे हैं, संकल्पों की आस्था दरकने लगी है, मंचों पे से आदर्शों के भाषण के पीछे आत्मा मौन होती जा रही है। बदलता स्वरूप राजनीति का ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो एक मृत तृष्णा बनती जा रही है, जहां पर हर कोई दौड़ रहा है लेकिन पानी कहीं नहीं है। हमारे सामने भले ही बंदूक और बारूद की चुनौती आज खड़ी नहीं हो, लेकिन यह समय कम खतरनाक नहीं है और हमें तय करना है कि आने वाले इसमें हम इस संघर्ष की आवाज बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। साबरमती के किनारे अहमदाबाद की सरजमीन पर खड़े होकर मैं सोचती हूं कि अगर गांधी जी हमारे बीच होते इस अधिवेशन में तो क्या सोच रहे होते। मुझे लगता है वो इस नए भारत को देखकर फफक फफक कर रो रहे होते और वो कहते हैं कि वो भारत नहीं है जिसे मैंने देखा हो। इस भारत को देखकर उनका मन बहुत व्यथित होता। वो देख रहे होते कि किस तरीके से किसान आज हताश है, उसके चेहरे पे उनको झुर्रियां दिखती हैं। किस तरीके से मजदूर जो अपने हाथों की चोट लिए उम्मीद का संगीत बजाता है आज उसको किस तरीके से हताश पे कर रखा है। नौजवान किस तरीके से उसकी आंखों में निराशा है जो अपने अवसरों के अभावों में अपने सपनों को कुचलते हुए देख रहा है। उस माँ की चीख है, उस स्त्री की वेदना है। आज का संघर्ष संविधान बना तानाशाही का है। आज का संघर्ष लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद का है। कुछ लोगों की इच्छा संविधान बन चुकी है, उनकी इच्छा ही संविधान बन चुकी है। मैं आपको यही कहना चाहती हूं कि बीजेपी आरएसएस ने धर्म की राजनीति को अपना औजार बना दिया है। संसद को एक सिर्फ मोहर लगाने वाली मशीन बना दिया है। बीजेपी राम का नाम तो लेती है लेकिन नीति रावण की रखती है। कृष्ण का उपदेश देती है लेकिन चालें शकुनी की चलती है। गॉडसे का महिमा मंडन करती है, गांधी के सिद्धांतों को आत्मसात नहीं करती। सरदार पटेल की मूर्ति तो बनाती है लेकिन उसके एकता के सिद्धांत को नहीं अपनाती। ये देश नफरत का राजपथ बन चुका है। मैं इन कांग्रेस जनों को कहना चाहती हूं, उठिए और राहुल गांधी का न्याय पथ में उनके साथ चलिए। संवाद की जगह आदेश ने ले ली है, असहमति की जगह दमन ने ले ली है। ये तानाशाही निजाम कब्रिस्तान, शमशान, मंगलसूत्र, मुजरा, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों की राजनीति कर रहा है। ये लपटे संविधान को जला रही हैं। मैं आखिर में यही कहना चाहती हूं कि आम आदमी की चीख मौन बन चुकी है। उसकी आवाज में न गजलों का लहजा है, न इशारों की नजाकत है। उस माँ की चीख जिसने अपने बेटे को सांप्रदायिक हिस्सा में खोया है। गुजरात की यह धरती हमें क्रांति के लिए पुकार रही है। कांग्रेस का ये कार्यकर्ता बापू की अहिंसा का संकल्प है। नेहरू का विजन है, सरदार पटेल का
लाल बहादुर शास्त्री की सादगी है, इंदिरा गांधी का साहस है, राजीव गांधी का बलिदान है, सोनिया गांधी का संघर्ष है और राहुल गांधी का धैर्य है। ये समय, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग, ये समय भीष्म की प्रतिज्ञा का है, ये भीष्म मौन का नहीं है। आइए चलिए और राहुल गांधी जी के इस न्याय पथ में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। बहुत साथियों, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को आजादी दिलाई। आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को अंगीकृत करते हुए इस देश को यहां तक लेकर आने का काम किया। इस संविधान ने देश के दलित, पिछड़े, महिला, मजदूर, किसान सब लोगों को बराबरी का हक दिया और आज यह देश यहां तक पहुंचा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, इस देश की संविधान की जो खूबसूरती थी, जिस संविधान की वजह से आज जो लोग सत्ता के अंदर आके बैठ गए, उन लोगों की मानसिकता आज भी वैसी की वैसी है जैसी आजादी से पहले थी। साथियों, मैं जिक्र करना चाहूंगा, मेरे साथ स्वयं के साथ जो एक घटना घटी। 3 दिन पहले मैं भगवान श्री राम के एक मंदिर के अंदर गया। वह मंदिर का नवनिर्माण हुआ था, उन लोगों ने मुझे बुलाया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के लोग उस मंदिर के अंदर जाते हैं और गंगा जल छिड़ककर उसको पवित्र करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा उन लोगों से, क्या वो आज भी ये सोचते हैं कि हमारी औकात क्या है? उनके दिमाग के अंदर जो हमारी औकात है वो औकात है, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के तहत हमें औकात दी है वो हमारी औकात है? ये बात मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा। मैंने विधानसभा के अंदर इनको चैलेंज किया। मैंने कहा कि आरएसएस के अंदर अगर हिम्मत है तो वो अपना 100वां वर्ष मना रही है, वो ये तय करे कि हम इस देश से छुआछूत को मिटाने का अभियान चलाएंगे। मेरा इतना कहते ही पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिर्ची लग गई। सब लोग खड़े हो गए और मेरा विरोध किया। मैंने कहा कि मुझे खुशी होती कि आप लोग कहते कि बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान कहते हैं उसमें जो नेता प्रतिपक्ष ने बात कही उसमें हम सहयोग करेंगे। तो साथियों, ये अंतर है उस पार्टी की विचारधारा में और इस पार्टी की विचारधारा में। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने राजस्थान के अंदर 75 वर्षों में पहली बार किसी दलित व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाकर मुझे सम्मान देने का काम किया, और दूसरी तरफ वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो नेता प्रतिपक्ष को उसकी औकात बताती है कि आप भले ही कुछ बन गए हो, संविधान ने आपको ताकत दे दी हो, लेकिन हमारी नजरों में आप दलित हो और हमारे जाने से मंदिर अपवित्र हो रहे हैं और उस पे लोग गंगा जल छिड़कते हैं। ये कांग्रेस पार्टी है जिसका आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, जो दलितों को कितना मान सम्मान दिया है इस कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहूंगा, वो लोग जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, रोजाना उस संविधान पे हमला करना चाहते हैं, उन लोगों को सत्ता से बाहर फेंकने की जरूरत है। ये गुजरात की धरती बड़ी कमाल की धरती है। इसने सत्य के प्रयोग करने वाले बापू भी दिए और झूठ के प्रयोग करने वाले मोदी भी दिए। लेकिन झूठ के प्रयोग करने वाले मोदी जी ने, उनकी सरकार ने पूरे देश और दुनिया के सामने गुजरात कितना वाइब्रेंट है, स्वर्णिम है, गतिशील है, प्रॉस्परस है, इकोनॉमी में नंबर 1 है, बहुत बड़ी बड़ी डिंगे मारी। सवाल यह है कि यदि यह गुजरात सचमुच इतना वाइब्रेंट और स्वर्णिम है तो गुजरात के बेरोजगार युवा मेक्सिको की बॉर्डर पर सीने में गोली खाने के लिए मजबूर क्यों है? क्यों गुजरात में हजारों हजार युवा गुजरात की सरजमी छोड़कर कनाडा और अमेरिका की फाइल रख रहे हैं? क्यों यहां पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है? वो इसलिए कि यहां का जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है। अब गुजरात की भाजपा सरकार, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। वो अब के दौर के गुजरात के नई पीढ़ी के लोगों को
गुजरात के सपनों को, गुजरात की आकांक्षा को ये भाजपा की सरकार पूरा नहीं कर सकती। और इसीलिए हम सभी लोगों को एक बेहतर गुजरात के निर्माण का ब्लूप्रिंट पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से देना पड़ेगा और वो हम देंगे। हम कहना चाहते हैं कि गुजरात डिजर्व्स बेटर। गुजरात आज जो परिस्थिति है उससे बहुत कुछ ज्यादा कर सकता है, बहुत कुछ बेहतर कर सकता है। 1960 से 90 तक का जो गुजरात था, गुजरात की सरकार ने यहाँ पर व्यापार वाणिज्य का जो संस्कृति था, जो परंपरा थी, उसको आगे बढ़ाते हुए बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए। गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की यूनिट हो, बड़े बड़े डैम हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, IIT, IIM, सेप, NID, इसरो, PRL, इरमा, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, ऐसे बड़े बड़े कैंपसेस की स्थापना की, हेल्थ और एजुकेशन की नींव रखी। लेकिन अभी का गुजरात ऐसा है जिसमें 100 में से 45 बच्चे कुपोषित है। गुजरात में बनास डेयरी है, दूध सागर डेयरी है, अमूल डेयरी है, लेकिन फिर भी 100 में से 40-45 बच्चे कुपोषित है। हमें ऐसा विकास का मॉडल नहीं चाहिए। गुजरात में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, उनके लिए गुजरात सरकार के पास कोई बजट नहीं है। मतलब कि सिचुएशन ऐसी खड़ी हुई है कि 80% गुजरात, 75, 80, 85% गुजरात केक के ऊपर चिपकी हुई लाल रंग की चेरी खा रहा है और 15-20% पूंजीपतियों का गुजरात वो पूरी केक खा रहा है। ये जो असमानता है, ये जो इनइक्वालिटी है, उसके खिलाफ हम लोग संकल्पबद्ध है। और राहुल जी ने पार्लियामेंट में से जो कॉल दिया था कि लिख ले लो, लिख कर ले लो, इस बार गुजरात में तुमको भाजपा को हरा कर दिखाएंगे। हम भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को, पूरे कांग्रेस परिवार को ये गारंटी देते हैं कि लिख के ले लो, हम भी एक बेहतरीन, शानदार, ईमानदार, लड़ाकू, संघर्ष करने वाला विपक्ष आने वाले कुछ महीनों में बनकर दिखाएंगे। हम तमाम लोगों के लिए एक ही रास्ता है, सड़क पर उतरे, संघर्ष करे, इंकलाब करे, रात दिन करे, आगे का रास्ता उसी में से निकलेगा। और संघर्ष के साथ साथ संगठन मजबूत करे, संगठन विचारधारा पर आधारित हो। गांधी, सरदार, फुले, बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचारधारा थी, उनके जो वैल्यूज थे, स्वतंत्रता के आंदोलन के जो मूल्य थे, उस मूल्यों पर आधारित एक संगठन का निर्माण हो और सड़क पर संघर्ष करे, तो डेफिनेटली आगे का रास्ता गुजरात के लिए और पूरे भारत के लिए निकलेगा। जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस, जय संविधान।